तो ये बताया था इसमें पाकिस्तान वाला कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में बता रहे थे। तो पाकिस्तान में आपको पता है सबसे पहले जो सरकार बनी थी वो किसकी थी? लोकतंत्र बनने के बाद या बनने से पहले तो जिन्ना की थी। अयूब खान, जनरल अयूब खान, सैनिक तंत्र था शायद, ये जनरल था ये उसका सेना का। चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है? वहां से तो चालू कराओ, अंदर से चालू। एक मिनट रुको यार, देखना पड़ेगा कहीं चार्जर खराब हो गया क्या, तार बीच में कट गया। आप लोग को कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, मैं है ना ये हाईलाइट कर दूंगा इसी में रिकॉर्डिंग में ही। आप उसमें बोले जी उस। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, तू कर रहे ना फिर इसमें ले। बुक से अच्छे से रहेगा सर, बुक से जल्दी होता है। स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है ना तो आपकी पढ़ाई मजे नहीं आएगी। सारा ज्ञान हमें दे देते सच में। देखिए सबसे पहले जनरल अयूब खान जो थे वो आए, बागडोर मिली सैन्य शासन का। उसके बाद जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने इस सरकार को हटा दिया। जनता इस सरकार से अयूब खान से खुश नहीं थी, तो इसका फायदा उठा करके जनरल याहिया खान ने फिर सत्ता की बागडोर संभाली। और जनरल बिल्कुल याहिया, जनरल याहिया खान भी सैनिक, एक सैन्य शासन ही था। वहां पर उस समय हो क्या रहा था कि जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान कहा ही जाता है कि नफरत की बुनियाद पे बना हुआ एक देश था। दो देशों को बांट रहा है, ठीक है। तो वहां पर वही लोग ज्यादा आगे आते थे, जनता का भरोसा पाते थे ना, जो ये हमेशा प्रचार कर सके कि हम इंडिया को तो खत्म कर देंगे, इंडिया की ऐसी की तैसी कर देंगे, समझ रहे हैं ना वो वाली बात। हाँ बिल्कुल। और वही वो कौन कर सकता है? वो सैनिक ही कर सकता है या जनरल कर सकता है। और इसी कारण से पाकिस्तान में अधिकतर जितने भी थे जनरल ही शासक बने। याहिया खान इसलिए इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्योंकि 1971 का जो वॉर हुआ उस समय जनरल याहिया खान ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे या सैन्य शासक जो भी कर सकते हैं। इसके बाद 1971 के वॉर के समय पाकिस्तान की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान का जनरल याहिया खान। और इस तरह से जो युद्ध हुआ इसमें पूरे दुनिया में आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा आत्मसमर्पण किसी भी सेना का नहीं था। सबसे 90,000 सैनिकों का सरेंडर बहुत बड़ा है और वहीं पे सरेंडर किया गया। और उसके बाद बांग्लादेश एक आजाद देश बना। मैंने आपको बताया था कि 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। देखिए 1977 में क्या हुआ, जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। सबसे पहले आया था अयूब खान, ठीक है, उसके बाद याहिया खान, उसके बाद जियाउल हक, ठीक है। और 1982 में जनरल जियाउल हक का लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, ठीक है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी, नहीं बेटा, हाँ प्रधानमंत्री बनी, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनी। और ये एक लोकतांत्रिक तरीके से थी क्योंकि सेना का शासन नहीं था, ये कोई सेना से संबंधित नहीं थी, वोटिंग के थ्रू हुई थी। और ये बनी थी जनरल 1988 में। मैं आपको एक बार, याहिया खान के बाद, ईयर तो देखो मेरे को याद नहीं है, जब मैं हम लोग शायद 6 या 7th में पढ़ते होंगे। तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में है ना एक जो सम्मेलन था उसको संबोधित कर रही थी, न्यूज पे रिपोर्टिंग आ रही थी, हम लोग न्यूज देख रहे थे, शाम का समय था। और एक उसी में से एक आदमी ने, जो इनका बॉडीगार्ड था या जो आर्मी का था, उसने इन पर गोलियां चलाई और मंच पे ही गिर के इनकी मृत्यु हो गई बेनजीर भुट्टो की ऑन द स्पॉट। ये जो आपको इमरान खान दिखता है ना, बेनजीर भुट्टो का पता है कौन है ये? बेनजीर भुट्टो का ये शायद भाई है जो अभी इसके पहले कौन था? नहीं, ये जैसे अभी जो इमरान खान है ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इससे ठीक पहले जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री था, मैं याद नहीं कर पा रहा, हाँ,
तो उसकी लड़की की शादी मोदी करा था। नहीं, वो था नवाज शरीफ था ना, नवाज शरीफ से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, या नवाज शरीफ के बाद की, तो वो बेनजीर भुट्टो का हस्बैंड था। देखते हैं, राजनीतिक बेनजीर भुट्टो कि पाकिस्तान पीपुल्स और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। पाकिस्तान, देखिए, जो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये दो पार्टियां थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो की थी, इमरान खान भी इसी पार्टी से। निर्वाचित लोकतंत्र की आस्था 1999 तक कायम रही। 1999 तक तो यहाँ पर यह शासन चलता रहा, लोकतंत्र का ही शासन रहा, ठीक है ना। केवल मैं ईयर को करूंगा, उसका याद रखना। उसके बाद 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया, और 2001 में, 1999 में तो पहले तख्ता पलट हो गया, कुछ दिन तक सेना ने ऐसे ही शासन चलाया, और 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आपने सुना होगा, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने आप को बना लेते हैं, इलेक्शन करवाते हैं धांधली करके, फिर अब खुद राष्ट्रपति बन गए। और ये 1999 का वही साल था जिस साल कारगिल वॉर हुआ था, आपको पता ही है, जो आप फिल्म की बात कर रहे थे, इसी पे बना था। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता ही शासन कर रहे हैं। अब वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से ही शासन चल रहा है। नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ के बाद फिर और लोग भी शासक हुए, और अभी इमरान खान भी लोकतंत्र ही है, पता नहीं कैसा लोकतंत्र। 9th क्लास में मैंने पॉलिटी का चैप्टर पढ़ाया था कि जो लोकतंत्र कहाँ, कैसे और क्यों, जो चैप्टर था, तो उसमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल था। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, चाइना में भी लोकतंत्र है, इंडिया में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र आप किसको कहोगे लोकतंत्र? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र है? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको चुन दिया, उसके पीछे भी बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, और उन सब चीजों पे अगर आजमाइश किया जाए, तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सही तरह का लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है। अभी पूरे दुनिया के जितने भी राजनीतिक विज्ञानी हैं, है ना, या फिलोसफिस्ट जो भी हैं, वो ये चीज को देख के सरप्राइज होते हैं कि भारत जितने बड़े डाइवर्सिटी वाले देश में, विविधता वाले, और जहां हर जाति एक दूसरे का दुश्मन है, हर धर्म वाले एक दूसरे के दुश्मन है, और फिर भी लोकतंत्र इतना सफल है। कोई भी आदमी बिना जनता के वोट के सरकार नहीं चला सकता। इलेक्शन कमीशन है ही क्या यार, जो भी सरकार चाहे दाएं बाएं कर देगा 2 मिनट के अंदर उसको, और कर ही रहा है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र ही सफल है। इलेक्शन कमीशन की जो होती है उसमें पोस्टिंग किसके थ्रू होती है? हाँ, उसका जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश होती है कैबिनेट की, है ना, कैबिनेट। मतलब हर चेयर पे या छोटे मोटे जो भी होते हैं? नहीं, 3 होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, चीफ इलेक्शन कमीशन। अब एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, अभी पता ही है कौन होंगे? नहीं। तो पता करो भाई। फर्स्ट इंडिया नहीं पड़ा। सुशील चंद्रा करके हैं कोई, है ना, तो और 2 उनके चीफ इलेक्शन कमीशन केवल होते हैं, कमिश्नर 2, और एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, 3 लोग होते हैं, 2 लोग सपोर्ट के लिए होते हैं, सब्सटेंट के लिए। ये जो इनकी पोस्टिंग होती है किस टाइप का काम होता है, इसमें किसके थ्रू होती है? इसमें नौकरी वगैरह आती है तो कौन वाले का? नहीं, कोई आईएएस ऑफिसर जो होते हैं ना, उन्हें वही अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब हर इंडियन सिविल सर्विसेज जी। छोटी से छोटी? नहीं, छोटा नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि एक तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, केंद्र सरकार के लेवल पे जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा, और हर स्टेट में भी राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, तो उसकी नियुक्ति भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा, अब जैसे राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, है ना, अपनी सिफारिश पे, और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है इसको राष्ट्रपति करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पोस्ट है आपको पेपर देके क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं होता उसमें। अब तो पेपर भी हो गया हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। तो मेरे जीजा को लोगों ने कहा कि अभी फॉर्म भरो भाई, करो, तो बोले कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं, कौन हाईकोर्ट में जाने कोई वैल्यू नहीं है ना। अब हाईकोर्ट का लेवल लगेगा, अब जज हो, कोई वो शानो शौकत रहेगी नहीं, आपको अपना कोर्ट के चेंबर में बैठे रहना है और उठ करके सीधे अपने कोठी में जाना, बस इतना ही काम है। उसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं?
3 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट। तो भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस मेरे को पता है इस बात का। तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो होना ही है। जुडिशरी में एक बार चले जाओगे ना दबास, मैं बता रहा हूँ ना, लोग नहीं है, मतलब प्रमोशन है ना, बुला बुला के दे ले भाई, तू प्रमोशन ले ले, इस तरह हाल हो गया है बिल्कुल जुडिशरी में। वो होना चाहिए लाग चले गए आप बंदा। सबसे ज्यादा जो मेन काम पता है क्या है, आपका क्लैट क्वालिफाई करना या एलएलबी क्वालिफाई करना। आपने एक बार कर लिया ना, मैं आदमी को का नाम बता दूंगा, उनके जाके चरण पकड़ लेना आप लोग, बस बस वो तुम चरण पकड़ो उनके। वो कितने जज निकाल दिए उन्होंने, एकदम डाउन टू अर्थ इंसान। एलएलएम हम से कर लेंगे, करिए निकालिए। माने वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो इसलिए नहीं टीचर बने हैं ना कि मजबूरी में, वो टीचर ही बनना चाहते हैं। बुक लिख दी अगले आदमी ने, वो पागल आदमी, सॉरी गुरुजी, पागल मतलब कि क्या कर सकते हैं, डेडिकेशन गजब टाइप का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या था, जब बीएचयू की बात बता रहे हैं आपको, 2005-6 की बात कर रहे हैं, 7th की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जीजा जी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे थे, एलएलबी कर रहे थे, और वो भी कृष्ण मुरारी यादव नाम है उनका, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। मतलब उस इंसान को किसी ने कह दिया ना कि भैया आप कंप्यूटर ले आओगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, आप सब चीज देख सकते हो। गांव गए, गेहूं काटा, गेहूं बेचा, जो पैसा मिला रातों रात कंप्यूटर खरीदा दूसरे दिन और लेकर के आ गए। अरे आ जाओ, बैठ जाओ। पंडित जी कुर्सी निकालिएगा बाहर जरा, भाई भी है पीछे वाले चेयर पे, तीनों चले जाओ, बैठिए ये कुर्सी। वो आदमी गया, कंप्यूटर खरीद लाया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे कैसे हम और आप लोग हैं, जैसे अभी तो कुछ जानते नहीं है, और एकदम गांव देहात से आए हुए, गाजीपुर हम लोग के बिहार से लगता है जिला उनका। उसके बाद किसी ने कह दिया कि अगर आपको पढ़ना है ना, तो क्या होता है कि पंखा जब चलता है ना, तो इसकी आवाज से, बाहर की आवाज से डिस्टर्बेंस कम होगा। वो इंसान है कंबल ओढ़ करके सर्दियों में पंखा चला के पढ़ता था। किसी ने कह दिया कि 3 बजे सुबह उठ के ज्यादा अच्छा फोकस होगा। वो उसी दिन गया रातों रात बनारस से, क्या कहते हैं, जंक्शन के पास, स्टेशन के पास दातुन खरीद के ले आया कि उतने सुबह में दातुन भी करना होगा। मतलब सेकंड लेवल इंसान है वो कीड़ा होता है ना, कीड़े ही है, गजब। और अभी भी वो भूख खत्म नहीं हुई है। छुट्टी मिली थी 10-12 दिनों की, 10-12 दिन में पूरा का पूरा 400 पेजों का नोट्स लिख दिया। आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए, जो जाता है उसी समय गाइड वुड बुक सबको रिकमेंड कर दे, खरीद लो। जैसे हमारे पास 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ते तो कैसे मैं रीजनिंग की बुक और ये मैथमेटिक्स की करवा दिए बच्चों को। अब वो खरीद लिया, वो करने लगे तैयारी। बोले कि एलएलबी मैं देख लूंगा, तो चिंता मत कर, जो पढ़ा रहे वही पर पढ़ते रहिए, और वो कर देते हो गया। बहुत सारे, एक आया उसमें यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, 21 साल में, जेएनयू में था वो, ठीक है, यहाँ से उसने एलएलबी कर ली। और एलएलबी करते ही है ना, मतलब एलएलबी उसने की, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जुडिशरी क्लियर। कुछ सिलेबस नहीं है जुडिशरी का भाई, आप एलएलबी अच्छे से करो। और 3 साल आपको जो एलएलबी करना है, आपने वकालत थोड़ी करना है। दिमाग में एक चीज डाल देना कि जिंदगी में चाहे ना कूड़ा बेच लेंगे, वकील का काम कभी नहीं करेंगे, सबसे घटिया काम है। हमने जुडिशरी निकालना है यार, हमारे पास तो एज नहीं है, आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट उसके वकील चाहिए, चांदी काटोगे बेटे, इतनी जॉब है ना, कोई टेंशन नहीं है। 28 राज्य है भारत में, 10 फॉर्म तो मतलब कि 10 से 15 फॉर्म तो आने ही हर साल के जुडिशरी के, आने ही आने हैं, कोई काट नहीं सकता, पर ईयर फॉर्म निकलता है। अरे से सीनियर वो हो जाए एडवोकेट, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज लगे जाओ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ना, आप अगर वकालत में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो लफा शूटिंग भूल जाइएगा, अगर पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। बहुत ही डायरेक्ट वो कर रहे हैं अब तो, सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को होगा ही, तो होना ही है। 3 तो है ना पिछले। मैंने एलएलबी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब पानी नहीं बहता है उस तरह से बहेगा यार। मतलब इतना मजा आपको आएगा ना कि आप कुछ दुनिया में सोच ही नहीं पाओगे। जो आदमी चलता फिरता रहेगा ना, इंटरेस्ट सबसे जरूरी है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपका इंटरेस्ट अगर लॉ में तो एक बार पढ़ के देखना। मैं तो अभी एलएलबी की बुक आपको दूंगा नहीं, पहले तो आप ये कर लो, मई में इंट्रेंस दो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा।
जिंदगी में तो मजा ही उसी चीज का है और किसी चीज में नहीं। वो अभी हर चीज में आप बोर हो सकते हैं और लिमिट खत्म हो जाएगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। पॉलिटिक्स में नहीं होता, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है। हिस्ट्री भी ठीक है। अरे अभी 8 क्लास को हिस्ट्री पढ़ाने स्टार्ट किया है, 10वां चैप्टर है उनका। अरे मतलब हिस्ट्री एनसीईआरटी का पढ़ के बच्चों को अगर आनंद आए तो समझ लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हिस्ट्री में तो कोई भी आदमी बेहोश हो जाए। चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र था वो अस्थाई नहीं था। पाकिस्तान में लोकतंत्र में जो समस्या क्या थी कि यहाँ पे धर्म गुरुओं का और जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट ग्रुप है, या जो टेररिस्ट ग्रुप का आप यहाँ पे क्या कहेंगे इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट, और उसमें आप कह सकते हैं धर्मावलंबी, ठीक है, या आप दूसरा भी यूज कर आतंकवादी का, आतंकवादी को, तो इन सबों का दबदबा रहा। और सबसे मेन बात, यहाँ पर लोकतंत्र में शासन वही चला सकता था, उसी की सरकार कायम रह सकती थी जिसको सेना का समर्थन प्राप्त हो। अगर सेना से उल्टे आप चले तो उसी दिन आपका तख्ता पलट हो जाएगा। इमरान खान भी सेना के साथ ही चलता है। सेना के साथ नहीं बेटा, सेना के का हाथ पकड़ के चलता है, पीछे पीछे चलता है। बाबूजी आप जो कहेंगे बाबूजी वही करेंगे। जो सैन्य कमांडर है वो वही रहते हैं उसके साथ हमेशा। क्या नाम है? मेरा नाम याद मुझे भी नहीं आ रहा है। हर मीटिंग में उसकी गला दिखता है। देखिए पश्चिमी देशों ने जो वेस्टर्न एशिया के जितने भी यूरोप हो गया, विशेष तौर पे अमेरिका, आपको पता है कि पाकिस्तान नाटो का सदस्य बन गया क्योंकि इसे है ना भीख चाहिए थे पैसे का। कहाँ से पैसे मिलते हैं इसको देश चलाने के लिए, तो इसलिए वो नाटो का सदस्य बना। और नाटो का सदस्य बना और अमेरिका ने इसीलिए इसको शामिल किया ताकि भारत को घेर सके, भारत पे दबाव डाल सके, क्योंकि उसने गुटनिरपेक्ष चालू कर दिया। बिल्कुल। अब हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से के नाम से जाना जाता था, और इस पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान का ही राज था। यहाँ पर जनता, यहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार होता था, विशेष तौर पर जो बांग्ला भाषी थे, ठीक है, जो बंगाली बोलते थे उन पर ज्यादा अत्याचार होता था। जो भी गैर मुस्लिमों पे तो बिल्कुल, जो भी गैर मुस्लिम थे, हिंदू बंगाली थे, उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। से आप किसी भी पोस्ट में नहीं थे, ना तो किसी भी तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज में शामिल नहीं किया जाता था, कोई रिजर्वेशन नहीं था। बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई कि हमको पूरा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ठीक है ना। जो भी अगर आप सरकारी नौकरियां निकल रही हैं तो हमारा भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, हमको भी उसका कुछ ना कुछ शेयर मिलना चाहिए। पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए सरकार बनाई जा रही है तो हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, हमको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए जी। वहाँ लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र बस ये था ना कि दुनिया को ये दिखाना था, देखिए नाम का ये अमेरिका से समर्थन पाक किस बल पे रहा था, क्योंकि लोकतंत्र है, ठीक है। अमेरिका ने इसको ये नहीं कहा कि आप सच्चा लोकतंत्र लेके आओ, बस दुनिया को ये दिखाओ कि तुम्हारे पास लोकतंत्र है। हाँ, ये दिखना चाहिए, कहीं कोई हम पे ये ना क्लेम उठा दे कि आप उसका समर्थन करें, वहां डेमोक्रेसी नहीं। तो जितने भी यहाँ पे सैन्य शासक भी हुए, उन्होंने झूठ मूठ का इलेक्शन करवा के दिखाया। देखिए शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग, ठीक है, याद रखिएगा। ये उसके आजाद होने के बाद, आजादी से 1970 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ही उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था अवामी लीग, अभी भी वो पार्टी है, और उसी की उनकी जो बेटी है ना वही अभी राष्ट्रपति भी है बहुत दिनों से बांग्लादेश की।
चुनाव में 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें, मतलब बांग्लादेश की सारी सीटें पर विजय मिली अवामी लीग को। जनता चाहती थी इनको, लेकिन अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। जो संविधान सभा बनाई गई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां के संविधान लिखने के लिए, तो अवामी लीग जो पार्टी थी ये तो पूरी पाकिस्तान में थी और भी जगह थी, तो इसको बहुत ज्यादा बहुमत मिला। मुस्लिम लीग और जो और वहां पाकिस्तान की पार्टियां थी उनसे भी ज्यादा मिल गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का ही दबदबा था, जो अभी पाकिस्तान, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। याहिया खान ने अवामी लीग को मिली हुई बहुमत को खत्म किया, मानते ही नहीं थे कि तुम्हें बहुमत है। एक तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। और जितनी भी जनता, बंगाली जनता थी जिन्होंने जिताया था याहिया खान, अवामी लीग को समर्थन दिया था, उन सबों को वहां के सैनिक दबाते गए, कुचलते गए। मतलब इतना अत्याचार हुआ कि मैं बता वो जो थे गैर मुसलमान और वो बांग्लादेशी, जी, उन्हीं उनकी सरकार थी। उन्हीं की सरकार थी। अच्छा। बांग्लादेश में अभी जो पूर्वी पाकिस्तान पहले था, हाँ। तो वहां पे अवामी लीग पार्टी बनाई थी मुजीबुर रहमान। अच्छा। और वो बांग्ला भाषी थे, बेशक मुसलमान थे, लेकिन वहां पे पूरी जो हिंदू जनता थी, बंगाली जनता, सब लोग समर्थन करते थे। फिर उसको देखते हुए उसका आक्रमण करके उसे बांग्लादेश को किया हुआ। बिल्कुल। तो वहां की जनता अब बहुत दुखी हो गई। उन्होंने क्या कहते मुक्ति संघर्ष स्टार्ट किया, है ना, बांग्लादेश को आजाद कराने का। पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए हजारों लोग। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करके आने लगे। वहां छोड़ छोड़ के भारत शरण मांगने के लिए आ गए। भारत के सामने एक तो अपने ही इनका पूरा अकाउंट खाली था, इन गधों को कहां से खिलाते, समस्या शुरू हो गया जी। तो भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया और इन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। मतलब वहां जितने विरोधी थे ना, विद्रोही, उनको सरकार चुपके से पैसा, हथियार सब बांटती थी ताकि आप युद्ध करो पाकिस्तान से। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और आपको आगे पता है कि आत्मसमर्पण किया गया बहुत बड़ा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, अलग संविधान, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतांत्रिक मतलब की डेमोक्रेटिक, और समाजवादी मतलब की सोशलिस्ट देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति ही उसमें हेड होगा, जैसे कि अमेरिका में है। और पहले क्या था कि उसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। इस तरह से संसदीय प्रणाली जो होती है, पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, उसके जगह पे जैसे वहां पे राजा है, लेकिन मेन सत्ता वही होगा जो संसद में जिसका बहुमत है, पार्लियामेंट में। और भारत में भी वैसा ही है। राष्ट्रपति कहां से लिए गए थे? ये अमेरिका से। देखिए, ये भी लेकिन कम था नहीं, था तो यही अवामी लीग वाला। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। ठीक है, कूड़ा कहीं तानाशाही हो गया। बस तो तानाशाही ही था। देखो ना इसको कितनी गोलियां लगी, वो भी कहानी सुनी लो। हर आदमी का एक बाबू होता है, बाबू के बाबू को दादाजी कहते हैं। ये देखो दादाजी इनके भी आएंगे। तो अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई कि भाई तुम तो वही काम कर रहे हो जो पहले ही आतंकवादी या पाकिस्तानी करते थे। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ठीक है, आपको पता है सेना जब बगावत करती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? COUP, कू, है ना, सैन्य कू कहा जाता है। COUP को कू पढ़ा जाता है, सैन्य बगावत को। के हाथों मारे गए। शेख मुजीबुर रहमान, आर्मी आई,
तड़ातड़, काम खत्म। सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। अब मुजीबुर रहमान की जगह पे सैन्य जो वहां का शासक था जियाउर रहमान ने अपना एक पार्टी बनाया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 में वो चुनाव में विजयी भी रहा। हाँ, जियाउर रहमान की हत्या हुई, इसको भी भटका दिया। और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन की बागडोर संभाली। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के संवर्धन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी। इसने सोचा कि फिर अगर हम दबाते हैं ज्यादा तो हो सकता है ना कि हमको भी भटका दे। स्प्रिंग जितना ही से जाएगा जी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 के चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम हुआ। मतलब मैं बता रहा हूँ 1991 में जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद क्या था ना कि एक पार्टी ने बहुदलीय, मतलब बहुत सारी पार्टियों को पॉलिटिकल पार्टी अलाउ हो गए, राजनीतिक पार्टियां बन सकती थी। और उसके बाद जो भी इलेक्शन में जैसे इंडिया में होता है, जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। हमको तो इलेक्शन सिस्टम ही खराब लगता है, बेफालतू पैसा बर्बाद। इतना पैसे सिर्फ और किसी उस पे स्कीम पे लगा देते मोदी रख लेते हैं परमानेंटली। हाँ पंडित जी, पंडित जी की वोट ना बनेगा। वोट बड़े पीछे ना तो देखा होगा। बिपिन रावत मर गया ना, कर देते बताते थे उससे। अरे फिर महाराज तंत्र महाराज तंत्र जी ने जो मार दिया उसकी सरकार। अरे मारा। अच्छा चलिए, ये तो क्लियर हो गया। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। भाई ये पहला इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पंडित लोगों को रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है, पावर एक्स्ट्रा। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की बात हो रही है। नेपाल अतीत में कि हिंदू राज्य था, पहले तो था ही, और फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। कॉन्स्टिट्यूशन भी था और राजतंत्र भी था। संविधान के नोट्स एरो देगा बना दे, कभी कौन सा आ रहा था और क्या, वो तो इसमें दे रखा है। ये दक्षिण एशिया घटनाक्रम, ये भी बहुत सारा है। आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, वो दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी फैक्ट आप लिख लो। और दूसरा बात, जो आपको समझ में आता है वो आपको लिखना भी आना चाहिए। यस सर, है ना, सब्जेक्टिव पेपर है। लैंग्वेज सर, इंग्लिश हिंदी। प्रार्थना कर दूं हमारे नाम की, आपकी जल्दी सुने। हमारे तो कोई ना भगवान सुनता। भगवान हमारे देखो क्या कहना बताओ। पेपर कैंसिल। मास्टर के पेट पे लात मारता है। नहीं फिर प्लेट करते हैं बैठ के। अरे तू चिंता, मैं क्या, तुम क्यों चिंता करो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बस आपको कहा ना कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो इसी को करते रहिए। हम तो कह रहे भैया आपको पेपर की टेंशन ही नहीं लेनी है। मैं आपको जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप वो पढ़ो। हिस्ट्री पॉलिटी की टेंशन नहीं, जो जितना पढ़ा रहे हैं बस, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पेपर जब भी होगा भाई, तो थोड़ा बहुत तो आपको उस समय जो गैप होगा ना पेपरों के बीच में, हम लोग उस समय पेपर की तैयारी रिवीजन कर लेंगे। आपको जो पढ़ा रहे बस पढ़ते जाइए, ठीक है ना, अपना करते जाइए तैयारी। हम सबसे अधिक जानते हो गलती कहाँ करते, कंफ्यूज होकर के। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी है अपना घर पे इसको लिखते रहिए थोड़ा बहुत, और क्लैट पे फोकस रहिए। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है आपको? हिंदी में ठीक, हिंदी में समझ में आ रहा है। तो ठीक है ना। हिंदी मतलब उतना खतरनाक वाला नहीं। मैं नोट्स है ना मेरे पास। एक दिन करना क्या है, मैं लेके आऊंगा या घर पे ही होगा, बैठ करके सब मेरे फोन से ना उसका पीडीएफ बना दो। ओके, घर पे अब फोन से पढ़ते हैं, कुछ लैपटॉप रखे हैं आप घर पे? लैपटॉप है ना, तो बस एक पेन ड्राइव में लगाइए और अपना बैठ के देखते रहिए। जो मैंने वो लिख रखा है ना, उसके ऊपर दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिशन, यूपीएससी से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। मोदी है।
हाँ मानसू दीदी, सरप्राइज है, अगले ये मंडे से हम लोग कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ना काल वाली बात है कि किसको आप देखे थे? देखते हैं बेटा। आप तो पूरी बाहर से ही कर दो। भैया लोग रोने लगेंगे ना, वो 10वीं वाले रोने लगेंगे ना। उनकी शाम में, हाँ शाम में आपको बुखार चढ़ जाता होगा। 10 बजे कर दो। नहीं शाम का तो टेंशन है, अलग से थोड़ी होगा, एक टाइम काटेंगे ना बच्चों का। देखिए यहाँ पर जो क्या कहते हैं, नेपाल जो था वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च था, लोक संवैधानिक राजतंत्र था। 1990 राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। कहा गया कि हमें लोकतांत्रिक संविधान चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें डेमोक्रेसी की बात हो, राजतंत्र की बात। और आपको पता है नेपाल का जो संविधान लिखा गया, जब लिखा जा रहा था ना, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो हर दिन का वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इतना मतलब कि टाइम लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए अच्छा नहीं है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए अच्छा नहीं है, इस तरह कर करके पता नहीं कितने सालों में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फिर भी रास्ता और सब भारत की सहायता से। फिर भी रास्ता नहीं अभी तो लोग राजा तो है, फिर भी राजा अब भी है ना। राजा से कोई मतलब नहीं है ना, राजा तो ब्रिटेन में है? नहीं याद है मेरे को, उसका कोई जानता ही नहीं है, बस वो कोने में पड़ा रहता है चौमिन खा के। पूरे ऐश ले रहा है वो भी कहने की बात है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई। गुरिल्ला वॉर समझते हैं क्या होता है? गुरिल्ला नहीं, अच्छा नहीं समझते? हाँ तो यार समझिए ना हर चीज को। गुरिल्ला वॉर वो होता है ना छिप करके हमला करना, घात लगा के हमला करना, गुरिल्ला वॉर। इंडिया में शिवाजी इसके सबसे बड़े प्रवर्तक थे। शिवाजी आमने सामने की लड़ाई में ठुस थे, वो छुप करके हमला करते थे। जैसे मान लो कि किसी दर्रे से होके जा रही है कोई से ना, ऊपर से ले जाके पत्थरी फेंक दिए सारे, झाड़ी में से निकल के छुप करके मारने, पता नहीं चला कहाँ से तीर बरस रहे, सारे पड़ गए। हाँ वही वाला। अरे सामने सामने की लड़ाई में तो भैया महाराणा प्रताप ही थे। 40 किलो का भाला लेके एक बार जब डालते थे, 3 को लेकर के एक हाथ से ऐसे चलते थे। उस जमाना का आदमी भी है ना भाई 7 फुट का होता था, वैसा बहादुर कोई नहीं हुआ। और महाराणा प्रताप के बारे में ना हम लोग के किसी भी इतिहास के बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप जब टेक्स्ट कि महाराणा प्रताप उससे हारे, हाँ बस हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी, उसमें हार गए, बस यही बताया। ठीक है, और ये नहीं बताया कि महाराणा प्रताप चीज क्या थे। अभी भी ना चित्तौड़गढ़ के किले में जाओगे ना, तो वो आपके जैसे जवान आदमी भी है ना, वो जो किले है ना उनकी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएंगे, इतना ऊंचा ऊंचा तो पेड़ ही उसका। क्यों? क्योंकि उस जमाने में आदमी होते ही थे इतने ठाडे भाई, लंबे चौड़े। हम तो भाई रेंग रेंग की भी ना चढ़ पाए, आप लोग तो फिर भी थोड़े लंबे। घोड़े को है ना अलग से स्थान दिया था। महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप था यार। अकबर के सामने है ना राजपूतों को, है ना राजपूत जो है, हम लोग बेटा अपनी तरफ उसको बेटी बिचवा कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने सबने मुसलमानों से मतलब कि अपना पारिवारिक संबंध बना लिया, राजपूतों ने जिस कारण से भी बनाया, डर के मारे। और जो ब्राह्मण होते थे राजस्थान में, जो ब्राह्मण, जो शर्मा लोग लिखते हैं ना ब्राह्मण, पता है क्या करते? बेटी होते ही ना उसको नमक चटा के मार देते थे, क्योंकि पता है आगे जाकर के फिर ये मुसलमानों से खतरा हो सकता था। तो पहले ही मतलब वो नमक चटाने बचपन में है ना, जो नमक चटाने से मतलब ऐसा कुछ था, मैंने ये कहते हैं हम लोग के पूर्वज बताते थे इस तरह, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए। और इनका कोई ईमान नहीं था महाराणा, लेकिन कुछ थे ऐसे बहुत कम। महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके। जयसिंह अब बेटा अब सब झुक गए, इतिहास में सारे के सारे झुके। मान सिंह, राजा टोडरमल, जयसिंह को छोटा मोटा आदमी मत समझ लेना, जयसिंह बहुत बड़ा माने राजपूत सरदार था, सेनापति था वो। जब युद्ध हो रहा था महाराणा प्रताप से, तो मुगल सेना का सेनापति कौन था? जयसिंह ही तो था। वो इनसे हर बार मतलब कि वो कहते ही रहता था, महाराणा प्रताप से आके वो पैरवी करते रहता था कि नहीं कोई बात नहीं, मिल जाओ। अकबर कुछ नहीं कहता, ये वो मतलब अकबर तो सबको एक जैसा लेके चलता है।
तो इसने कहा ना कि तुमने अपना बेचा होगा, हमने नहीं बेचा। अपनी वाइफ और बच्चे को लेके जंगल में चले गए और घास की रोटी खाते थे किसी भी तरह से, और वहीं पे मर गए, बीमारी से मरे थे, महाराणा प्रताप। भाई जब तक उनके बाजू में ताकत था, कोई उस इंसान को हिला सकता था? बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के राजपूत थे, वो राजपूत था ना, राजपूत योद्धा होते ही थे। ये कहा भी जाता था ना कि राजपूत ऐसा होता था कि दशहरा आ जाएगा ना, तो जब अस्त्र पूजा होता था तो उनका खून उबाल और खाने लगता था। पड़ोसी पे इसी तरह प्रैक्टिस में युद्ध या हमला कर देते थे कि कोई नहीं चल कर लेते, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, ऐसे थे वो लोग। वो थोड़ी ना मरते तो सैनिक मरते थे। यही है, मोदी जैसी है। 80 या 82 साल की उम्र में भी बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के, रीवा तक, मध्य प्रदेश तक चढ़ाई कर दी थी, ठीक है ना। और मजाल था कोई जो अंग्रेज सामने आ जाए। आज तक किसी अंग्रेज को हिम्मत भी नहीं हुई युद्ध में हराने। राजपूतों से भिड़वा देते हैं अंग्रेज, जो मुसलमान। अरे तो आप ये भी तो सोचो कि 1857 की क्रांति में इन्हीं राजपूतों ने भारत को फिर से गुलाम बना दिया। 1857 ये जो लड़ाई हुई थी ना 1857 में, उसमें अंग्रेजों की मदद किसने की थी? उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उसी ने कहा था कि अगर सिंधिया, महादजी सिंधिया जो ग्वालियर का राजा था, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, ये सब देश बेचवा है, ये देशद्रोही है ये। हाँ, अभी हमारा उड्डयन मंत्री है, मतलब कि एविएशन मिनिस्टर बना रखा है उसको, कांग्रेस का था, यहाँ बीजेपी में आ गया है। उड्डयन मंत्री क्या करते हैं? एरोप्लेन वाला, एयरलाइंस वाला एविएशन मिनिस्टर करते हैं। ये वहां का राजा ग्वालियर का, और ये राजस्थान के जितने भी राजा थे, पंजाबी, ये कहते हैं ना देश प्रेमी हैं, इन सारे पंजाबियों ने, और उसके बाद ये गोरखा, इन सबों ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का, ए शांत रहोगे, दुकान खोल रखी है कब की, 2 मिनट बैठो चुपचाप। बेटे बैल होगा तो उसको है ना, जब तक डंडा नहीं लगता चुप नहीं होगा। हम मजबूर होते हैं आपकी सिलेबस को लेके, नहीं तो बैठ जाएं तो चलती रही। कल कराते हैं इसको, ये अब खून पी जाएंगे ना हम लोग का, नहीं जीने देंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं देखना, इसके बाद एक और ग्लोबलाइजेशन खत्म करेंगे, किसी तरह खत्म करेंगे। टाइम पे आ जाओ यार, बिल्कुल 11:40 पे ही तुम आके बैठो ना यार, 10 मिनट क्या दिक्कत है। हाँ 11:40 आ जाइए।